बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की, जहां पे इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। सियासी जमातों की जानिब से हल्के किए सियासी जमातों की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनका मैनिफेस्टो है वो भी बयान किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अब जो हुकूमत अब जो जलसा करेगा, जलसे के बाद वोट लेगा और जो हुकूमत बनाएगा वही फिर पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाएगा। यानी वो फोर्स ही कर रहे हैं आइंदा आने वाले इलेक्शनों को। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हुकूमत वोट ख़रीदने के लिए वज़ीर को गिलगित भेज रही है। पीटीआई की पे इल्ज़ाम लगाया गया। जुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हैं कि जी क्लीन स्वीप करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, और पीटीआई को देखेंगे आप हर तरफ नज़र आएगी। मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात भी किया। आप फुटेज इसकी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और ये मुलाकात इस टाइम अभी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास मरियम साहिबा गई हैं, और एक वफ्द गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के 8 करोड़ 45 लाख से ज़ायद के असासे हैं। आज प्रोग्राम में जानेंगे कि वो क्या कारोबार करते हैं जिससे उन्होंने इतने असासे बनाए हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और शहबाज शरीफ का कहना है कि उनको इत्तेकाब का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं, शुरू दिन से यही कहना है, यही बयानिया है। आज प्रोग्राम में इन तीनों टॉपिक्स को शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। मैं प्रोग्राम में अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपको कराता जाता हूँ। अताउल्लाह एडवोकेट मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मेंबर कौमी असम्बली हैं। निसार चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। ये भी रुकने कौमी असम्बली हैं। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। अताउल्लाह साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक वज़ीर आप भेज रहे हैं और वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, बिलावल साहब जो हैं और मरियम साहिबा, ये दोनों जो एक हार नज़र आ रही होती है और उनको नज़र आ गई है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछले जितने भी वादे किए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों ने तो उनको धुतकार दिया। अब रही गिलगित बल्तिस्तान की बात, अब जाके ये बात करते हैं कि जी हमने वहाँ पे सूबा बनाना है और अलग सूबा देना है, हकूक़ देने हैं। तो ये जो 30-35 साल गुजरे हैं, इसमें आपने गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया? आप गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बताएं कि हमने ये किया है आपके लिए और ये करने जा रहे हैं, तो वो आपके यकीन भी करेंगे, आपको वोट भी देंगे। हमारे अगर वजीर जाते हैं तो हमारे वजीर अपनी पॉलिसी बयान करते हैं कि हम अब पाकिस्तान में ये कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में ये हम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सूबे का ऐलान किया तो हम इंशाल्लाह सूबा बना के देंगे। अगर इन्होंने बनाना था, परसों मैं सुन रहा था बिलावल साहब कह रहे थे कि जी हमारे साइन से, भाई आपके साइन से कहाँ सूबा होगा? आप किस हैसियत से सूबा देंगे? क्या आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, ये 2023 तक अपना टाइम पूरा करेगी। उसके बाद नए इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हमें दोबारा मौका मिलेगा। और उसकी ख़ास वजह यह है कि इनके वादे झूठे हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पे 30 साल से इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, और आज ये एक हो गए इसलिए कि इनको पता है कि हमारा वास्ता तरीक इंसाफ से पड़ा है, उन्होंने हमें टाइम नहीं देना है, लोगों ने हमें मौका नहीं देना है, ये एक हो गए और ये एक ही रहेंगे। आखिर में इनकी पार्टी भी शायद, मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि शायद ये एक पार्टी का ऐलान भी कर दे, इसलिए कि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा, कैसे देखती हैं मरियम नवाज से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात? वो जो कहते थे कि मुकमुका होने जा रहा है, आप लोगों की सियासी मफाहमत क्या अब हमें सिर्फ इलेक्शन में भी नज़र आएगी, या सिर्फ ये सियासी एक मुलाकात है जिसके जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी वाजे नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जिस तरीके से कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक हैसियत है, वो एक अलहदा सियासी मंशूर रखती है, सियासी विजन रखती है,
और पीएमएलएन की अपनी एक सियासी पार्टी है और वो अपनी कैंपेन खुद चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी चला रही है, पीटीआई अलहदा चला रही है। तमाम पॉलिटिकल जमातें इस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और उसमें अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। ये हर एक का अपना पार्टी का मौक़िफ़ होता है, अपना एक नजरिया होता है, वो अपना प्रोग्राम लेकर आवाम में जाता है। अब ये जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आवाम उसे आवाम को जिसका प्रोग्राम, जिसका माजी में की गई खिदमात आवाम के लिए जिसको वो पसंद करती है, उसे वो मुंतखब करती है, उसको वो वोट देती है। और यही वो टाइम है जो इलेक्शन कैंपेन का, जिसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें जा रही हैं। रही बात आपने कहा मुलाकात की, तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब जो हैं एक दूसरे का हमें एहतराम करना चाहिए। पॉलिटिकल सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी पार्टी अपनी जगह, नजरिया अपनी जगह, लेकिन हम इंसान भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं। और पाकिस्तान है तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत का जज्बा लेके हर एक जा रहा है। अब ये तो आवाम को, जिसका माजी में अभी जिस तरह अताउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बिल्तिस्तान के लिए किया, वो आज भी वहाँ के वहाँ के अवाम जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं। और यही वजह है कि इस सख्त सर्दी के अंदर वो वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, कई कई घंटे मुंतज़िर होते हैं। और आपने देखा कि जहां जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरखतर रास्तों में, इन डंडियों में, इन पहाड़ों में, इन वादियों में गए और लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसमें उन्हें गिलगित बिल्तिस्तान को नजर आ रहा है कि जो आज जो सियासी रिश्वतें पेश की जा रही हैं, जो पीटीआई हुकूमत के अंदर है, और वो मिनिस्टर जो के जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट को जो है एक तरफ रखते हुए मिनिस्टर अपने तमाम तरह इख्तियार, वहां ऐलान किया जा रहा है कि जी आप जितने वोट देंगे उतने अरब का पैकेज होगा। यानी इससे बदतरीन धांधली, इससे बदतरीन चीज तो नजर ही नहीं आती। जबकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या वुज़रा हो, वो फौरी तौर पे निकल जाए। लेकिन आपने देखा कि ये ना सिर्फ उन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है, जो कि नजर आ रहा है। जो नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे, जिस तरह जुलूस, जिस तरीके से रैलियां कामयाब जा रही हैं, इस वक्त हुकूमत पीटीआई की बौखला गई है और इस तरह के ये गुफ्तगू करेंगे। इनसे यही सब चीजें उम्मीद है। और पीपल्स पार्टी ने जो किया, वो आज अवाम वहां उनका रिटर्न भी दे रहे हैं। और अवाम अभी 14 नवंबर को जब इलेक्शन होंगे तो अवाम जो वोट देगी, वो उसका एतमाद है कि वो एतमाद का मसर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर उसी एतमाद करते हुए वो उनका वालिहाना इस्तकबाल भी कर रहे हैं और वो एतमाद भी कर रहे हैं। और ये जो है इलेक्शन के दिन, ये अगर फेयर इलेक्शन अगर होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात नहीं, ये क्या बात हुई? फेयर इलेक्शन अगर होते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं निसार चीमा साहब से जानना चाहूँगा। जहरी साहब, जनाब अताउल्लाह साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं और उन्होंने ये दुरुस्त फरमाया कि हर पार्टी जो है वो जाके ये बताएगी कि हमने माजी में ये किया है या हमने ये किया है, हमारा रिकॉर्ड ये है, जिसकी बुनियाद पर वो वोट मांगेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, या पाकिस्तान की किसी भी इंसाफ पसंद, तरीके इंसाफ पसंद नहीं, इंसाफ पसंद आदमी से पूछता हूँ कि वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे कि जो कुछ इन्होंने पिछले 2-2.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ नशर किया है, जो कुछ इन्होंने ये किया है, क्या उसकी बुनियाद पर कोई शख्स जो है इनको वोट देने के लिए तैयार होगा? मुझे आप ये बताइए। आप ये कि बरादर अताउल्लाह साहब अपने हल्के में जाके लोगों से पूछ लें और वो जो है अंदाजा कर लें, उनको अंदाजा होगा, खुद भी अंदाजा होगा यकीनन, वो अवाम से उनका ताल्लुक है कि पीटीआई और उसकी क़यादत को अवाम जो है वो अब किस नाम से पुकार रहे हैं। देखिए, ये क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं क्या इनसे पूछेंगे नहीं कि भाई वो जो 1 करोड़ नौकरियां अपने पाकिस्तान के लोगों को देनी थी वो दे हैं, जो 50 लाख घर बनाने थे वो बना के आए हैं हमारे पास। वो जो आप जो डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ ले गए, आप अपनी करेंसी को जो बेकदर आपने कर दिया है, तो ये है कि ये आप हमें दिखा रहे हैं, ये आपके परफॉर्मेंस है, ये कारकर्दगी है। बात यह है कि आपके पास झूठे वादे, झूठे दावे, झूठे इल्जाम के अलावा और क्या है? और यूटर्न ये कि इसकी बुनियाद पे आप वो वोट मांगेंगे जाके गिलगित बल्तिस्तान के पास जो जाएंगे वहां के अवाम के पास, तो इनकी झोली में क्या होगा?
यानी ये अंदाजा कर रहे हैं कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस के जिसको देखते हुए लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उनको तो यकीनन वो तो पहले से ये है कि ये डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि जो कुछ इन्होंने बाकी पाकिस्तान में किया यहाँ भी यही करने जा रहे हैं। बाकी हालत ये है कि देखे जुल्फकार अली भुट्टो जो थे उनकी भी अपनी खिदमत थी पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और मुस्लिम लीग नून का पिछला 5 साल दौर देख रहे हैं, जब हमारी हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है मुस्लिम लीग नून के दौर में बना है, एयरपोर्ट जो बना है मुस्लिम लीग नून के दौर में बना है, जो रोड्स बनी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेडियम, बेशुमार बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हैं। बाकी यह है कि इनके पास, पीटीआई के पास दिखाने के लिए क्या है? इनकी तो झोली बिल्कुल खाली है। हाँ, झूठे इल्जाम हैं मुखालिफिन के ऊपर, झूठे दावे हैं, झूठे वादे हैं, और ये एक यूटर्न है बस। अताउल्लाह साहब, क्या है आप लोगों के पास दिखाने के लिए अवाम में? वो कह रहे हैं, अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, अवाम भी ये कह रही है कि अगर आपने वफाक पे परफॉर्म किया होता और फिर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाते, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। नाउ हाउ डू यू सी दिस इलेक्शन? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो चीमा साहब की बात मैं पहले जवाब दूंगा। हमसे लोग ये पूछेंगे कि आपने 5 करोड़ नौकरियों का कहा था वो नहीं दी, आपने मकानात का कहा था वो नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ और 50 लाख मकानात का पूछेंगे कि आपने बनाए कि नहीं बनाए। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमसे लोग सवाल कर रहे हैं कारकर्दगी का, और इनसे लोग सवाल कर रहे हैं लूटमार का। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी कारकर्दगी जो हमने बोला था वो 100% ना हो, लेकिन लूट मार नहीं है। सिरे महल नहीं बनाया, लंदन में जायदादें नहीं बनाई। यहां एक तरफ शहबाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मेरा वालिद जो था वो गरीब किसान का बेटा था, और दूसरी तरफ मरियम साहिबा कहती है कि ये उस अरबपति दादा के पोते हैं, उनसे ये पैसे मिले। आप तजाद देखें, यानी आपने लूटा है इस मुल्क को। हम अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, हम अगर कारकर्दगी अच्छी दिखाए लोग हमें वोट देंगे, लेकिन कम अज कम, चीमा साहब ने कहा ना, बड़े काबिल एहतराम है। मैं कहता हूं कि मैं, हो सकता है वो जो मैंने लोगों से वादे किए थे उसमें नाकाम हूं, पूरी तरह वो नहीं कर सका हूं, उस पर अमल जारी है, लेकिन कम अज कम मैं ये कहता हूं, ये तो हल्फन कहता हूं कि मैंने लोगों का 1 रुपए हक नहीं खाया, और ना मेरे वजीर आजम ने खाया। मेरा ये ईमान है। तो यानी आप कह रहे हैं बेमानी नहीं हो रही, लेकिन हम डिलीवर भी नहीं कर सके, वो भी कोशिश जारी है, वो भी कोशिश। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या है, जिस पे अताउल्लाह एडवोकेट साहब, जो इनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो बता रहे थे कि हम परफॉर्म करने में इतना बेहतर नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमने चोरी या डाका नहीं डाला। अताउल्लाह साहब, आपसे सवाल ले लें। सवाल पहले ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने जी अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, 8 करोड़ 45 लाख से जायद के असासे हैं। क्या बिजनेस है उस्मान बुज़दार? मैंने तो सुना था वो तौसा की एक, वो जो है बड़ी अनडेवलप्ड स्टेट है और वो अनडेवलप्ड गांव है, वहाँ से उठ के आए हैं और बेचारे बड़ी एक बैकवर्ड सी सिचुएशन है। तो ये सर 8 करोड़ देखिए, असासे जो हम एक लाइसेंस का भी केस बना था, वहाँ से तो नहीं? अच्छा, असासे जो है, जैसे हर जो मेंबर होता है वो अपने असासे शो करता है। कोई जो है उसके वरासती होते हैं, और कोई किसी भाई का बिज़नेस होता है, किसी का बिज़नेस, मुझे नहीं तफसीलात मालूम है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जो शो किए हैं तो उनके असासे होंगे, और माजी में कोई कारोबार रहा होगा, उनके फैमिली के होंगे, जिस तरह मैंने अपने असासे शो किए। सर, तो असासे तो शो किए हैं, कारोबार क्या है? नहीं, ज़ाहिर है उस जो असासे होंगे तो उनका माजी में कारोबार भी होगा, ख़ानदानी भी होंगे, वो तो मुझे उसकी तफसीलात नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होता हुकूमत में नहीं रहे, वज़ीर आला से पहले नहीं रहे, मैंने आपको वज़ीर नहीं रहे। ये आपको मैंने इसलिए कोट किया, इससे पहले आप मुझे कह रहे थे कि हमने चोरी डाका
1 रुपए का नहीं डाला, मैं बता बेईमानी रहा हूँ। 1 रुपए की नहीं की। हाँ, हाँ, तो ठीक। आप लोग जो इल्जाम लगाते हैं मुस्लिम लीग नून पे, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग जब हुकूमत में आए तो इनके असासे बढ़ गए। ये बेसिक इल्जाम है जिस पे एहतसाब चल रहा है। तो आप लोगों के एहसासों की बात अच्छा, कौन करेगा? ये असासों की जो बात है ना, अगर बुज़दार साहब ने इलेक्शन से पहले असासे शो किए हों कि उनके पास कुछ नहीं था और आज शो किए हों कि उनके पास 8 करोड़ है, तो जाहिर है उनसे पूछा भी जाएगा और पूछना चाहिए भी कि आपके पास असासे कहाँ से आए। ये तो नहीं है ना कि हुकूमत में आके उन्होंने असासे बनाए, और ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक जो लास्ट पॉइंट में बिलावल साहब की बात की थी कि वो वहाँ जाके क्या शो करेंगे। देखिए, बिलावल साहब को अगर सिंध में कुछ उनके पास होता ना, तो वो जाके कहते हैं गिलगित में कि जी मेरे पास ये कुछ है और जिस तरह सिंध में मैं हुकूमत कर रहा हूँ तो वही हुकूमत मैं गिलगित में बनाऊंगा, उसी तरह करूंगा। बाखुदा कल मैंने एक वाकया दोबारा सुना, एक बच्चे को कुत्ते ने काटा है और वो जाबहक हुआ। आप मुझे बताएं कि सिंध जैसे सूबे में आज भी मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं। बिलावल साहब को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज भी बच्चे जो हैं, कल का वाकया है, कुत्ते काट रहे हैं और मर रहे हैं, और वो कह रहे हैं गिलगित में मैं जो है वो ये बनाऊंगा और वो बनाऊंगा। हम अगर कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 साल हुकूमत की, 3 साल हमारे पास रहते हैं, उसके बाद हमारी कारकर्दगी लोग हमसे पूछेंगे। और गिलगित में आपकी 5 साल हुकूमत रही है। शाहिदा साहिबा, आप लोग एतराज उठाते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। 18th अमेंडमेंट के बाद तो महंगाई अगर डील करनी है तो आपने अपने सूबे में देखना है, आपको अपने सूबे में तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ठीक है, फेडरल भी देखती है मामलात को, अक्सर मामलात उधर से भी चलते हैं, लेकिन आपने अपने सूबे में भी परफॉर्मेंस दिखानी है। कई दहाइयाँ हो गई हैं आपको, अब सिंध आप लोगों के पास है, तो अपने सूबे में आप परफॉर्म करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में परफॉर्म कर सकेंगे ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई तश्तरी में रखकर सूबे सिंध की हुकूमत हमें नहीं दी जाती। सिंध के अवाम जब हमारी कारकर्दगी होती है, काम होता है, तो वो हमें मुंतखब करते हैं, तो इन्हें बड़ी तकलीफ है। लेकिन ये चोरी जो डाका डालने की बात करते हैं, सबसे इन्होंने तो अली बाबा 40 चोर को भी मात कर दिया है। जिस तरीके से इस मुल्क में माफियाज को बैठाया, वो शख्स जो इस मुल्क का वजीर आजम है, जब उसके माँ के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, आज वो बड़ी जैसे बने महिलाज जो है वो उसके यही एटीएम चला रहे हैं, जो उनके माफिया की सूरत में, चाहे वो चीनी माफिया अभी 2-4 दिन पहले बाइज्जत तरीके से प्रोटोकॉल के साथ वापस आ गया, जो कमीशन हुआ, इंक्वायरी हुई। अगर कोई और अपोजिशन का इस तरह शख्स होता तो वो आज जेल के अंदर होता। इसी तरीके से आटा चोर, चीनी चोर, दवाएं चोर, यानी सारे चोरों को इन्होंने अपनी सफों में, कैबिनेट में बैठाया हुआ है। ये वो एटीएम है जो इमरान खान साहब का घर चला रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी आमदनी क्या है, क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस को खोला जा रहा, क्यों उसमें स्टे लिए जा रहे हैं, क्यों इदारों को हमला करने वाले, जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने पीटीवी पे, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, आज वो वजीर आजम और सदर बने हुए, ये क्या बात कर रहे हैं। इनकी सफों में तो सारे चोर डकैत बैठे हुए। ये चोर का नारा बहुत खत्म हो गया। अवाम ने देख लिया कि आपने कितना इंसाफ किया इस मुल्क के साथ। आप कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं महंगाई नहीं है, ये तो अपोजिशन ने शोर मचाया है। आप अवाम से पूछे, आप खुद बताएं, आप एंकर हैं, आप बताएं कि आटा क्या किलो था और आज कहां पहुंच गया, चीनी क्या किलो थी, कहां पहुंच, पेट्रोल। ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े होते थे तो ये चीखते थे, ये कहते थे पेट्रोल पे अगर महंगा होता है तो हर चीज पर महंगाई हो जाती है। सिंध का भी बताए ना, सिंध का आज बिजली कितनी महंगी हो गई है, आज गैस कितनी महंगी हो गई, 500-600 गुना। और दवाएं तो इन्होंने गरीब की दस्तरस से दूर कर दी, ताकि गरीब जो है, बाकी इन्होंने कहा था कि गुर्बत दूर, यानी गरीब मर जाएगा, गुर्बत ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। इस वक्त इस मुल्क में माफियाज की हुकूमत है। आज सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, जब इस मुल्क में पेट्रोल महंगा होगा, दवाएं महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो सूबाई हुकूमत कहाँ से रह जाएगी। ये तो सारे विफाक के मामला थे। आप जब इमरान खान का अपोजिशन में थे तो कहते थे ना कि पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज पे कीमतें बढ़ती हैं, तो ये तो एक फैक्ट है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें कहाँ चली गई, रुपीस कहाँ पहुंच गया, आपकी बिजली गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गया। आप जो है आज कह रहे हैं महंगाई तो नहीं है, इसलिए नहीं कि आपके तो एटीएम चल रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं खरीदना, आपका तो सब कुछ जो है, बिजली के बिल भी आपके भर जाते हैं, गैस के बिल भी पे हो जाते हैं, आपको तो कुछ खरीदना नहीं है। उसके बावजूद जो वजीर आजम की तनख्वाह है उसमें भी आपका गुजारा नहीं होता। तो आप क्या चोर कहते हैं, आपने तो पूरे मुल्क का हशर नशर कर दिया, मईशत आपने बर्बाद कर दी, खारजा पॉलिसी आपने बर्बाद कर दी, महंगाई का वो सुनामी
लेकर आए। वो कह रही है वो चीख रहे हैं पंजाब के अंदर इलाज की सहूलतें सिंध नहीं के है, कुत्तों का किसी के बताया ना। इलाज की सहूलतें नहीं है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे तमाम सूबों से लोग आकर फ्री में इलाज कराते हैं, चाहे वो बाईपास हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, या जो भी इलाज मुआवजे की सहूलियत फ्री में सिंध हुकूमत देती है। तो यही वजह है कि इनको चले जी। ये बौखला गए हैं अवाम। गिलगित बिल्तिस्तान के भी आज देख लिया कि वो जो तब्दीली के नारे थे, ठीक। जो तब्दीली के वादे थे, ठीक वो ठीक सब ठीक। जो है ढेर हो निसार चुके हैं। साहब आपकी जानिब तब्दीली आऊंगा। ये निसार जो साहब, है, हुकूमत कहती है खाना कि महंगाई माइक्रो का। इकोनॉमिक्स पे इतना तब्दीली काम ये नहीं थी हुआ, कि लेकिन गरीब मैक्रो जो है वो खत्म इकोनॉमिक्स पे कर हमने दिया काम किया। शाहिदा साहबा, जाएगा। शाहिदा साहबा सुन ले, सुन ले। शाहिदा साहबा मेरी बात सुन रही है? आपके डाकू बैठे। शाहिदा साहबा मेरी भी सुन लें। निसार साहब की जानिब चलते हैं और उनसे बात करके फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा। निसार साहब, हुकूमत कहती है कि हमने जी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम किया, माइक्रो पे नहीं किया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है। और फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा था जब हमने हुकूमत ली, और अब का देख लें अब कम हो गया है। तो आप बेसिकली किस तरह से ये देखते हैं, अगर हुकूमत मैक्रोस पे काम कर रही है, मईशत की सिम दुरुस्त कर रही है, और उसे थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम बाद महंगाई कम हो जाएगी, तो मुस्लिम लीग नून क्या उसे टाइम देने को तैयार है? देखिए जैदी साहब, ये फरमाएं, ये तो आम आदमी से पूछना चाहिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी से। जब उसको ये सुनाएंगे कि जी गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम कर रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशारे इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमने मईशत को सही डायरेक्शन पे डाल दिया है, तो वो देखें अवाम को ये है कि अपने रोटी रोजी से गरज है, उनको शायद खुर्दोनोश की कीमतों से गरज है। वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इनके इंडिकेटर्स को क्या करें, वो कहेंगे कि भाई इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो हमारे साथ जो बीत रही है आप उसका कोई इलाज करें। देखिए जो कुछ है कि इनका तो अवाम का तो इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। सच्ची बात ये है, हकीकत है जादी साहब और बरादर वताउल्लाह साहब बिल्कुल इससे इत्तेफाक करेंगे कि देखें गैस की, बिजली की, पेट्रोल की कीमत, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें, आटे की, चीनी की, बाकी सारी चीजों की अवाम की पहुंच से चीजें, इनकी कीमतें बाहर हो गई हैं, अवाम के बस में नहीं रहा, उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया है ये सारा मामला, और उनके लिए जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। और अवाम तो ये बामरे मजबूरी जोलियां उठा उठा कर इनकी रुख्ती की दुआएं कर रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं गुजारिश करता चलूं कि देखें ये बरादर मताउल्लाह साहब बड़े साफ गो आदमी हैं, आप उनसे अलग पूछें, ये एक प्रोग्राम में नहीं, जाहिर है उन्होंने अपने अच्छा, आप कह रहे हैं करना है, ऑफ द रिकॉर्ड पूछूं, कैमरे के बगैर पूछूं? नहीं, तो ये मानेंगे ये फिर? नहीं, बात तो सुन ले। अगर आप उनसे अलग पूछेंगे ना कि अताउल्लाह साहब ये फरमाए कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनकी शोहरत कैसी है, क्या आप उनसे मुतमिन है वज़ीर आज़म की टीम से? तो मैं आज चलें, आप कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड क्यों सर, ये आवाम के सामने, मैं सामने बता रहा हूं। मुतमईन है सर अता साहब, आप मुतमईन हैं? निसार साहब आपको अभी जवाब मिल जाता है सर, अभी जवाब मिल जाता है। आपको आदमी जरूर कहेगा कि भाई वज़ीर आज़म ने जो इर्द गिर्द टीम इकट्ठी की हुई है, हम तो इससे मुतमिन नहीं। निसार साहब आप ही का जवाब ले रहा हूं मैं जी। अता साहब देखिए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की टीम की बात हो रही है, कैबिनेट जिस पे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर, हमें प्राइम मिनिस्टर पे यकीन है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो टीम सेलेक्ट करती है ना, तो हमें उस पर यकीन करना पड़ता है, इसलिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है। नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। अगर कोई किसी की कारकर्दगी, टीम भी ठीक है, डिलीवर नहीं हो रहा, कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर ने उसे देखना है, और वो बार बार देखी जाती है। आपने देखा कि कैबिनेट में तब्दीलियां होती रहती है, ऐसे नहीं है कि जो लोग काम परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं जो पॉइंट देना, एक तो मैं बताता हूँ क्या तब्दीली होती है। फयाजुल हसन चौहान को आप हटाते हैं, ठीक है, आप ले आते हैं जो है फिरदौस आशिक अवान को, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इधर से हटाते हैं, फयाजुल हसन चौहान को उधर ले आते हैं। ये तो अब पंजाब हुकूमत ने करना है, और जो प्राइम मिनिस्टर को जाहिर है उन्होंने अपने तर्जुमान किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, मैंने साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब के पास अपनी वालदा के इलाज के पैसे नहीं। देखिए आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट में कितना पैसा है। इमरान खान के 40 मिनट 4 करोड़ में जाते हैं अगर वो कमेंट्री करें इतने, और इमरान खान के पास उस वक्त पैसा था जब जरदारी साहब अपने सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे, ठीक है। तो ये बातें न करें कि उनके पास पैसे नहीं थे। बात ये है, हम जानते हैं कि लोगों को मुश्किलात में हैं, हम ये भी जानते हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई क्यों है, मुश्किलात क्यों है, इसलिए कि हमने मुल्क बनाना है। अच्छा ब्रेक ले नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह कहा है कि
नैब के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और मरीम नवाज़ जलसा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में कहती हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वज़ीर आज़म को इसका इल्म ही नहीं है। अताउल्ला साहब, नहीं पता होता वज़ीर आज़म को ज़्यादातर मामलात का? देखिए, मेरे ख़्याल से पहली हुकूमत है जो वज़ीर आज़म की चीज़ें इल्म में होती है। ये उस तरह से नहीं है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ के बाहर जाके कहते हैं कि जी मैं तो आप लोगों के साथ था लेकिन कारगिल में जाके आर्मी चीफ़ ने ये वाक़या किया। इमरान ख़ान साहब जितने फ़ैसले होते हैं, इमरान ख़ान साहब जो है वो उसको चेयर करता है मुल्क के लिहाज से, और बाकी जो उसके साथ स्टेक होल्डर्स होते हैं, इदारे होते हैं, वो ऑन बोर्ड होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले कभी इस तरह हुकूमत आज़ाद थी या वज़ीर आज़म जो है वो इतना बाइख्तियार था। मेरे ख़्याल में तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तमाम जो फ़ैसले हैं, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी हो, आपने देखा, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिस तरह इस्लाम का मुकदमा लड़ा, तो इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे एक वज़ीर आज़म से? जो मुल्की फ़ैसले सारे वज़ीर आज़म ने करने। मैं निसार साहब आपकी जानिब बढ़ूँगा। शहबाज शरीफ पर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और शहबाज शरीफ की जानिब से इल्ज़ामात को पहले भी मुस्तरद किया गया था और अब फिर मुस्तरद किया गया है। तो एहतसाब के अमल इमरान खान साहब ने कहा था कि तेज़ हो जाएगा, और अब देखते हैं, जब वो मुँह पे हाथ फेरा था, कि अब देखते हैं ये कैसे बचते हैं। तो आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? जैद साहब, मैं इस तरफ आने से पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो आपने पूछा था कि जी क्या वज़ीर आज़म साहब को मुख्तलिफ अमूर का, मुख्तलिफ मामलात का पता होता है या नहीं होता। ब्रदर अताउल्लाह साहब को याद होगा कि उनको तो खातून अव्वल ने याद दिलाया था कि जनाब आप वज़ीर आज़म हैं। उनको तो टीवी से पता चलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। देखिए, आपको पता है ज़ैदी साहब कि हर सूबे में चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, वो वज़ीर आज़म के नुमाइंदे होते हैं। और आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनकी तजलील हुई, तज़हीक हुई, इंसल्ट हुई, और जिस तरह उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनके घर से उठा के फिर यरगमाल बनाए रखा गया, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया। और देखिए, अंदाजा कर ले कि जो जिम्मेदार थे उनको हटाया भी हो तो ये फरमाएं मैं आपसे निसार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। ये किस तरह हमारे पास, ये आप इंफॉर्मेशन बेस्ड कह रहे हैं कि आर्मी वो आईजी को यरगमाल बनाया गया? उन्हें तो यरगमाल नहीं बनाया गया। आर्मी चीफ ने उनको किसी को मैच खेलने की सलाह दी है। नहीं तो देखें, जब हम टर्म यूज कर रहे हैं यरगमाल बनाने का मतलब है किसी को किडनैप करना। किडनैप किया गया क्या आईजी को? आईजी को किडनैप नहीं किया गया। अगर आईजी को किडनैप किया जाता तो आईजी साहब खुद कह देते कि मुझे किडनैप किया गया। आईजी साहब ने तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। मोहतरम ज़ैदी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये है कि उनको जब ये है कि उनको जब वहां से जबरदस्ती घर से ले जाया गया और जब उनको कई घंटे यरगमाल बनाए रखा गया और जबरदस्ती उनसे एक ऑर्डर पे साइन करवाए गए, और जिसकी इंक्वायरी हुई आर्मी ने की, और उनको उन लोगों को जो मुलव्वस थे उनको उधर से हटाया गया, तो ये जो मामूली बात है जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब जो थे वो इल्म थे या गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने फरमाया वो तो कॉमेडी है, वो तो ये कॉमेडी। आईजी साहब ने एफआईआर काटी, आईजी साहब ने जो है देखिए आईजी साहब ने ये बात नहीं की कि मुझे यरगमाल बनाया गया। शाहिदा रहमानी साहिबा से पूछ लेते हैं। शाहिदा साहिबा, क्या वाकई आईजी साहब ने ये कहा कि उन्हें यरगमाल बनाया गया? उन्होंने तो नहीं यूज की ना, मैंने सुनी स्टेटमेंट। ये तो मिस इंटरप्रिटेशन है स्टेटमेंट की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर एक अपनी बारी में बात करे। अताउल्लाह साहब ने इससे पहले जिस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्जाम लगाए कि वो टिकट बेचते थे, इनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो शख्स हाकिम अली जरदारी साहब की औलाद, जो कि 60s 70s के सियासत के अंदर जिनका बड़ा नाम था, जिनका तिजारत में बड़ा नाम था, जो हजारों एकड़ जिनकी ज़राई अराजी थी, जिनके ऊपर काश्त हुआ करती थी, और उस वक्त जो सैनमा इंडस्ट्रीज को बड़ा फरोग था, और वो अच्छा काम था ना उस वक्त। शहर में उनके 2 बड़े सैनमार्ग थे, तो वहाँ वो अपनी अकलौती औलाद से
वहाँ टिकट ब्लैक करेंगे, कहते हुए भी आपको वो शर्म आनी ब्लैक चाहिए। करना अच्छा काम था ना मैंने उस तो वक्त, शख्स को कहा जिसने के पास वो आज के दौर की तरह नहीं था। फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो अरबों रुपए की खपन की, वो क्यों फॉरेन फंडिंग केस को रुका रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? वो जो अकलौती औलाद थी जो पिटारो कॉलेज में पढ़ा, जिसने आला तालीम हासिल की, जिसके जो उनके शौक थे, आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। आज वो भी किनके हजारों बच्चियां किस सिंध में तरीके से स्कूल में नहीं अरबोपति जाती, खानदान इनको से पता ही ताल्लुक नहीं रखते है। हैं। आप उनके बारे एक में सवाल जब बात पूछे ना, करते हो, कल आपको जो शर्म बच्चे को नहीं काटा है, दूसरी आप बात क्या कर आपने रहे हैं? कहा कुत्तों को है साहब संभालने की, के लिए, रोकने जो के लिए कुछ क्या कर हुआ, रहे हैं? वो हमने बताएं कभी सर। हम पाकिस्तान मतलब की ये बस- मुहज़्ज़ब शाहिदा दुनिया में साहब, मुमकिन मैंने है? आपसे आईजी सिंध का सवाल पूछा, आप जरदारी साहब को डिफेंड करने लग गई। ठीक है, जरदारी साहब का माजी सब जानते हैं। उन्होंने जो प्लाजो पे कब्जे किए, उन्होंने जो लोगों किया, उन्होंने जो इदारों के खिलाफ किया, वो सब रिकॉर्ड पर है। और अगर मुझे आगे बोलने पे मजबूर करेंगे तो मैं वो कुछ कहूंगा कि जरदारी साहब ने अपने घर के साथ क्या किया वो भी बता दूंगा। क्या किया घर के साथ? बिल्कुल। आखिरी आज मिनट भी है, जल्दी से। बताएं, JIT बनवाएं। अगर जरदारी साहब बेनजीर के कत्ल में मुलव्वस नहीं हुए तो मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा। अच्छा चलें कितना बड़ा जी, चैलेंज कर रहा हूं। प्रोग्राम का टाइम मुझे कहा जा रहा है। शाहिदा साहिबा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बात करनी थी और वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं। 15 नवंबर को ये इलेक्शन है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को अगर बात की जाए, सियासी दर्जा हरारत बहुत अरूज पे है, गर्म है, लेकिन देखना ये है कि वहाँ पे हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत बनाएगा इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में वो पार्टी जो है वो लीड करेगी और वो पार्टी रुख तयन करेगी कि आइंदा मुल्क की सियासत किस सिमत जाने वाली है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।